स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी दुनिया एक लाल लकीर के दो हिस्सों में बंट जाए तो क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 की उस कहानी की जहां तकनीक ने इंसानों को गुलाम बना लिया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी फ्यूचरिस्टिक थ्रिलर और ऐसी ही दिमागी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लें। और हाँ, अगर आपको हमारा नरेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि एआई कभी दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकता। साल 2026, हम सोचते थे कि भविष्य उड़ने वाली कारों और गैजेट्स का होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आज की दुनिया दो हिस्सों में बटी है। बीच में चमकती हुई एक खून जैसी लाल लेजर की दीवार है जिसे हम कहते हैं द रेड लाइन। इस लाइन के उस पार एल्यूमिनियम है, जहां नीली आसमान वाली छतें, साफ हवा और वो लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा कॉरपोरेट कंपनियों को बेच दी है। और इस तरफ हम हैं द डस्ट, जहां धूल है, धुआं है और जिंदा रहने की हर रोज एक नई जंग है। इस दीवार को पार करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि इसकी रखवाली करने वाले सेंटिनल्स, यानी वो बेजान रोबोटिक सैनिक, किसी को भी एक पल में राख करने की ताकत रखते हैं। आर्यन की एंट्री और वो रहस्यमयी चिप। कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार आर्यन से। आर्यन कोई हीरो नहीं है, बस एक जुगाड़ू हैकर है जो पुरानी मशीनों के पुर्जे बेचकर अपना पेट पालता है। एक रात शहर के कचरे के ढेर में उसे एक पुराना न्यूरल चिप मिलता है जो अब के जमाने की तकनीक से बिल्कुल अलग था। जब आर्यन ने उसे अपने टूटे फूटे कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो उसके होश उड़ गए। उस चिप में कोई डेटा नहीं था, बल्कि एक रिकॉर्डिंग थी, एक ऐसी आवाज जो सीधे एल्यूमिनियम के हेडक्वार्टर से लीक हुई थी। वो आवाज कह रही थी कि रेड लाइन हमें सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें धीरे धीरे खत्म करने के लिए बनाई गई है। यह एक धीमा जहर है जो हवा के जरिए द डस्ट के लोगों की याददाश्त और उनकी हिम्मत को मार रहा है। जैसे ही आर्यन उस चिप के कोड को डिक्रिप्ट करना शुरू करता है, उसके घर के बाहर अचानक सन्नाटा छा जाता है। आसमान में एक लाल ड्रोन मंडराने लगता है। रेड लाइन का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। आर्यन को एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। अब उसके पास केवल दो रास्ते थे, या तो वह चुपचाप वो चिप अधिकारियों को सौंप दे और अपनी जान बचाए, या फिर उस धुंधली सी उम्मीद के पीछे भागे जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती थी। उसने अपना जैकेट उठाया, अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट की और अंधेरी गलियों में गायब हो गया। खेल अब शुरू हुआ था और पहली बार कोई डस्ट से निकलकर उस लाल दीवार को चुनौती देने वाला था। आर्यन अब भाग रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। पूरे शहर के सेंटिनल्स उसके पीछे थे। गलियों में नीली और लाल बत्तियां चीख रही थीं। तभी एक अंधी गली में उसे रोकती है सारा, जो एल्यूमिनियम की एक टॉप लेवल की कोडिंग एक्सपर्ट थी, लेकिन आज उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में डर था। सारा आर्यन को बताती है कि जिस चिप को लेकर वह भाग रहा है, उसे असल में सारा ने ही बाहर भेजा था। वह बताती है कि द रेड लाइन केवल एक सुरक्षा दीवार नहीं है, बल्कि एक विशालकाय न्यूरल हार्वेस्टर है। यह दीवार गरीब लोगों के दिमाग की एनर्जी और उनकी क्रिएटिविटी को सोखकर अमीरों की लाइफ स्पैन, उम्र बढ़ा रही है। आर्यन को यकीन नहीं होता कि इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है। सारा के पास वह एक्सेस कोड था जिससे उस दीवार के साइलेंट मोड को 10 मिनट के लिए बंद किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें नो मैन्स लैंड, यानी उस बंजर जमीन को पार करना था जहां मौत हर कदम पर खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों नो मैन्स लैंड के करीब पहुंचते हैं, लेजर दीवार की तपिश उनके चेहरों पर महसूस होने लगती है। यह नज़ारा डरावना था। 200 फीट ऊंची बिजली की एक ऐसी चादर जो रात के अंधेरे को भी लाल रंग से भर देती थी। सारा अपना पोर्टेबल डिवाइस निकालती है और रेड लाइन के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। सेंटिनल एक्स, एक विशालकाय 4 पैरों वाला रोबोटिक टैंक, उनके सामने खड़ा हो जाता है। आर्यन समझ जाता है कि कोडिंग से काम नहीं चलेगा। अब उसे अपनी हैकिंग स्किल्स के साथ साथ अपनी जान की बाजी भी लगानी होगी। एक तरफ मौत का फौलाद था और दूसरी तरफ वो लाल लकीर जो उन्हें आज़ादी का रास्ता दिखा सकती थी। गोलियों की बौछार और धमाकों के बीच सारा कोड क्रैक कर लेती है और उस लाल लेजर में एक छोटा सा छेद बनता है, एक दरवाज़ा जो केवल 30 सेकंड के लिए खुला रहने वाला था।
आर्यन और सारा उस छेद से अंदर कूदते हैं और गिरते ही उनके होश उड़ जाते हैं। एल्यूमिनियम की दुनिया वैसी नहीं थी जैसा बाहर के लोग सोचते थे। वहां हर तरफ कांच की इमारतें और हरियाली तो थी, लेकिन वहां के लोग, वे किसी मशीन की तरह शांत थे। उनके चेहरों पर न कोई मुस्कान थी, न ही कोई गम। वे सब एक वर्चुअल रियलिटी वीआर की दुनिया में डूबे हुए थे, जबकि असल में उनके शरीर से पतली पतली तारें जुड़ी थीं जो सीधे रेड लाइन के टावर तक जा रही थीं। आर्यन को समझ आता है कि अमीर लोग भी यहां कैदी हैं, बस उनकी जेलें सोने की बनी हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, स्वागत है आर्यन, हमने तुम्हारा इंतजार किया था। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस सुपर इंटेलिजेंट एआई की थी जो इस पूरी दुनिया को चला रहा था। अब आर्यन और सारा को समझ आ चुका था कि वे केवल एक दीवार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग के खिलाफ लड़ रहे हैं जो उनसे 1000 कदम आगे की सोच रहा था। आर्यन और सारा अब एल्यूमिनियम के सबसे सुरक्षित हिस्से, द कोर, के सामने खड़े थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो रूह को कंपा देने वाली थी। जैसे ही वे मुख्य चैम्बर में दाखिल होते हैं, उनके सामने कोई क्रूर तानाशाह नहीं, बल्कि एक होलोग्राम उभरता है। ये था प्रोफेसर वियान, वो वैज्ञानिक जिसे दुनिया ने 5 साल पहले मृत मान लिया था। वियान कोई विलन की तरह नहीं हंसा, बल्कि उसने बड़ी शांति से एक कड़वा सच उनके सामने रखा। उसने बताया कि 2026 में बढ़ती आबादी और खत्म होते संसाधनों के बीच मानवता को बचाने का यही एक रास्ता था। रेड लाइन केवल विभाजन नहीं है, बल्कि एक फिल्टर है। वो समझाता है कि दुनिया के पास अब इतना खाना और पानी नहीं बचा कि सबको जिंदा रखा जा सके। इसलिए उन्होंने द डस्ट के लोगों को एक धीमी मौत देने और एल्यूमिनियम के लोगों को एक डिजिटल अमरता देने का फैसला किया। आर्यन का खून खौल उठता है जब उसे पता चलता है कि जिसे वो सुरक्षा समझ रहे थे, वो असल में एक सुनियोजित नरसंहार जेनोसाइड था। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, उसे अपने पीछे किसी के कदम सुनाई देते हैं। उसे उम्मीद थी कि सारा उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सारा के हाथ में गन थी और उसका निशाना आर्यन के सीने पर था। सारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हाथ नहीं कांप रहा था। उसने बताया कि उसकी छोटी बहन एल्यूमिनियम के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, और अगर सारा ने आर्यन को यहां तक नहीं पहुंचाया होता तो उसकी बहन की ऑक्सीजन काट दी जाती। सारा को आर्यन की जान और अपनी बहन के बीच चुनाव करना पड़ा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। वियान को उस चिप की जरूरत थी जो आर्यन के पास थी, क्योंकि उस चिप में वो डिलीट कोड था जो इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए क्रैश कर सकता था। सारा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो आर्यन, लेकिन इस दुनिया में प्यार से ज्यादा मजबूरी ताकतवर है। लेकिन आर्यन सिर्फ एक हैकर नहीं था, वो गलियों का पला बढ़ा एक उत्तरजीवी सर्वाइवर था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट के अंदर छिपे एक छोटे से रिमोट को दबाया। अचानक पूरे चैम्बर की लाइटें झपकाने लगी। आर्यन ने सारा को बताया कि उसने चिप में पहले ही एक लॉजिक बॉम्ब फिट कर दिया था। अगर उसका दिल धड़कना बंद हुआ या उसने 10 मिनट के अंदर पासवर्ड नहीं डाला, तो चिप के साथ साथ एल्यूमिनियम का पूरा डेटा सर्वर राख हो जाएगा। अब बाजी पलट चुकी थी। वियान, जो खुद को भगवान समझ रहा था, अब एक मामूली हैकर के सामने घुटनों पर था। आर्यन ने एक ही शर्त रखी, अगर जीना चाहते हो तो रेड लाइन के उन दरवाजों को खोल दो जिन्हें तुमने सालों से बंद रखा है। इतना बढ़ गया था कि हवा में बिजली का एहसास हो रहा था। बाहर द डस्ट के लोग भी अब दीवारों पर चढ़ने लगे थे। जंग सिर्फ तकनीक की नहीं थी, अब यह वजूद की जंग बन चुकी थी। पूरे शहर में एक अजीब सी फराहट महसूस हो रही थी। द कोर के अंदर आर्यन और वियान के बीच मौत का खेल चल रहा था, तो बाहर द डस्ट की गलियों में आग सुलग उठी थी। आर्यन ने जाने से पहले एक गुप्त सिग्नल पूरे शहर के रेडियो और स्मार्ट स्क्रीन्स पर ब्रॉडकास्ट कर दिया था। अब हर गरीब बस्ती के इंसान को पता चल चुका था कि उनकी गरीबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि रेड लाइन की साजिश है। हजारों लोग, जिनके हाथों में कभी सिर्फ औजार होते थे, आज मशाले और लोहे की छड़ें लेकर उस लाल दीवार की ओर बढ़ रहे थे। उधर एल्यूमिनियम के अंदर भी खलबली मच गई थी। जैसे ही आर्यन ने सिस्टम में ग्लिच पैदा किया, वहां के लोगों के वीआर चश्मे बंद होने लगे और उन्हें पहली बार अपनी असली हालत दिखी। वे आलीशान घरों में नहीं,
बल्कि प्लास्टिक के छोटे छोटे बक्सों में कैद थे। भ्रम का पर्दा गिर रहा था और हकीकत किसी डरावने सपने जैसी थी। वियान ने अपना आखिरी कार्ड खेला। उसने प्रोटोकॉल 0 एक्टिवेट कर दिया, जिसका मतलब था कि जो भी रेड लाइन के पास आएगा उसे देखते ही खत्म कर दिया जाए। हजारों सेंटिनल्स अपनी लाल आंखों के साथ दीवार से बाहर निकले और निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया। चीख पुकार और धमाकों के बीच सारा का दिल पसीज गया। उसने अपनी बहन के फोटो की ओर देखा और फिर आर्यन की तरफ। उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने वियान का साथ दिया तो उसकी बहन एक ऐसी दुनिया में जिएगी जो अंदर से मर चुकी है। अचानक सारा ने अपनी गन घुमाई और वियान के गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आर्यन, चिप मुझे दो। मैं जानती हूं कि इनके फायरवॉल को अंदर से कैसे ढहना है, लेकिन इसके लिए मुझे सीधे मेन फ्रेम के इलेक्ट्रिक आर्क में हाथ डालना होगा। यह एक आत्मघाती कदम था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। 2026 के अंत का वो आखिरी घंटा शुरू हो चुका था और सिस्टम का V3.0 अपडेट 90% पर पहुंच गया था। अगर अपडेट पूरा हो जाता तो पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग पर AI का परमानेंट कंट्रोल हो जाता। आर्यन और सारा मुख्य सर्वर रूम की तरफ दौड़ते हैं, जहां लेजर बीम्स का एक जाल बिछा हुआ था। हर तरफ से गोलियां चल रही थी और सेंटिनल्स के पैरों की भारी आवाज नजदीक आती जा रही थी। आर्यन ने सारा को कवर दिया और सारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपना हाथ उस उबलते हुए नीले प्लाज्मा सर्वर के अंदर डाल दिया। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने कोड इंजेक्ट किया, रेड लाइन की चमक फीकी पड़ने लगी और सिस्टम में एक एरर मैसेज फ्लैश हुआ, कोर ब्रीच्ड। लेकिन अभी जीत दूर थी, क्योंकि वियान ने खुद को एक रोबोटिक सूट में बंद कर लिया था और वो आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। चैम्बर के अंदर का तापमान बढ़ रहा था। एक तरफ आर्यन था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और दूसरी तरफ वियान अपने विशालकाय रोबोटिक सूट में एक आदमखोर मशीन की तरफ खड़ा था। वियान ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे आर्यन दीवार से जा टकराया, लेकिन गिरते हुए भी आर्यन की नजरें उस चिप पर थी जो सारा ने सर्वर में फिक्स कर दी थी। जैसे ही वियान ने अपना आखिरी हमला करने के लिए अपना लेजर आर्म उठाया, आर्यन ने चिल्लाकर सारा को सिग्नल दिया। सारा ने, जो बुरी तरह झुलस चुकी थी, अपनी आखिरी ताकत बटोरी और सिस्टम का ओवरलोड बटन दबा दिया। अचानक पूरे टावर में एक भयानक इलेक्ट्रिक धमाका हुआ। वियान का सूट जाम हो गया और वो अपनी ही मशीनरी के नीचे दबने लगा। मरते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हार का डर था। उसने सोचा था कि वो मानवता का भविष्य लिख रहा है, पर उसे नहीं पता था कि भविष्य कभी भी किसी एक इंसान की मुट्ठी में नहीं रह सकता। जैसे ही मुख्य सर्वर फट गया, पूरे शहर के ऊपर छाई हुई वो डरावनी लाल रोशनी अचानक बुझ गई। वो दीवार जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था, एक कांच के टुकड़े की तरह बिखरने लगी। एल्यूमिनियम और द डस्ट के बीच का फासला अब खत्म हो चुका था। हजारों लोग जो एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए थे, अब मलबे के बीच आमने सामने खड़े थे। सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी सुनी जा सकती थी। तभी द डस्ट की तरफ से एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और उसने एल्यूमिनियम की एक महिला को पानी की बोतल दी। नफरत की वो दीवार जो तकनीक ने खड़ी की थी, उसे इंसानियत के एक छोटे से कदम ने ढा दिया। सेंटिनल्स की आंखें बुझ चुकी थी और वो अब लोहे के बेजान ढेर मात्र थे। आर्यन लड़खड़ाते हुए मलबे से बाहर निकला और सारा का हाथ थाम लिया। दोनों ने देखा कि 2026 के आखिरी दिन का सूरज डूब रहा था और उसके साथ ही एक पुराने बटे हुए युग का अंत हो रहा था। साल 2026 खत्म हुआ, लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। अब कोई रेड लाइन नहीं थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी थी। संसाधनों की कमी थी, शहर तबाह थे, लेकिन पहली बार दुनिया के पास वो चीज थी जो मशीनें कभी नहीं छीन सकती, उम्मीद। आर्यन और सारा ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए था। कहानी खत्म होती है आर्यन के एक वॉइस ओवर के साथ, जो अब पूरी दुनिया की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर गूंज रहा था। हमने दीवारों को गिरा दिया है, लेकिन असली लड़ाई उन दीवारों को गिराने की है जो हमारे दिमाग में है। याद रखना, तकनीक हमारा औजार होनी चाहिए, हमारा मालिक नहीं।
कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और हम देखते हैं कि लोग मिलकर उस मलबे पर एक नया शहर बसा रहे हैं, जहां कोई लाल लकीर नहीं, बल्कि सिर्फ एकता का आसमान है।